वोटिंग खत्म होते ही हॉल की लाइट फिर धीमी हो गई। प्रधान जी ने रजिस्टर बंद किया ही था कि तभी पीछे बैठे रोहन ने धीरे से कहा, यार ये देखो। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन आरोही की तरफ बढ़ाई। मोबाइल पर गांव के लोकल सीसीटीवी नेटवर्क की ऐप खुली हुई थी, जिसमें 3 दिन पहले वाली फुटेज ऑटो सेव रहती थी। रोहन ने एक क्लिप प्ले की, पुराने स्कूल के कॉरिडोर वाली। क्लिप में रात के 2:30 बजे खाली कॉरिडोर दिख रहा था, लेकिन फ्रेम के एकदम कोने में छोटे छोटे पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। आरोही की सांस अटक गई। यह गुड़िया का साइज? रोहन ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली सेम। लोग इधर उधर देखने लगे। इसी बीच प्रधान जी का फोन वाइब्रेट हुआ। चैट नोटिफिकेशन था। ओल्ड स्कूल ग्राउंड, एक्टिविटी डिटेक्टेड। यह ऐप गांव के 2-3 कैमरों से जुड़ी थी। उन्होंने स्क्रीन खोलकर देखा। काले सफ़ेद फुटेज में वही लाबूबू वाली गुड़िया स्कूल के मैदान के बीच में अकेली बैठी दिखाई दे रही थी। समस्या ये थी, गुड़िया अभी मंच पर रखी हुई थी। लोगों की रीढ़ में ठंडा सिहरन उतर गई। आरोही ने धीरे से कहा, कोई इंटरनेट हैक कर रहा होगा। लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ग्लिच करने लगी। पिक्सल टूटने लगे, लाइंस स्किप होने लगी, और अंत में कैमरे के फ्रेम में किसी काले चेहरे की धुंधली झलक 1 सेकंड के लिए उभरी, जैसे कोई लेंस के बहुत पास झुककर मुस्कुरा रहा हो। सारे मोबाइल एक साथ फ्रीज हो गए। गुड़िया उसी टेबल पर पड़ी थी, लेकिन उसके हाथ का एक उंगली का जोड़ हल्का सा हिला। बरसों पुरानी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा घर था, जिसके बाहर हमेशा सूखी पत्तियां उड़ती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस घर के पीछे किसी जमाने में गहरे जंगल शुरू होते थे, जहां शाम होते ही अजीब आवाजें सुनी जाती थीं। लेकिन उस घर की असल दहशत किसी को पता नहीं थी। वह एक गुड़िया थी जिसका नाम था लाबूबू। रिया, 14 साल की एक चुप चुप रहने वाली लड़की, खिलौनों से बेहद लगाव रखती थी, खासकर गुड़ियों से। उसे लगता था कि गुड़िया कोई चीज़ नहीं, एक साथी होती है, और वह उन्हें अपने मन की बातें सुनाया करती थी। स्कूल में रिया कम बोलती थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते कि वह अजीब है, पर घर में जाकर रिया सबसे पहले अपनी गुड़ियों को पकड़ती, उन्हें हाथ से साफ करती, उनके बाल संवारती और धीरे धीरे बोलती, तुम लोग ही हो जो मुझे समझते हो, तुम लोग मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना। एक दिन सड़क बाजार से लौटते हुए रिया को एक पुरानी दुकान दिखी, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, ओल्ड मिस्टिकल टॉयज फ्रॉम द फॉरगॉटन वर्ल्ड। उस दुकान से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रिया जैसे किसी अनदेखी ताकत से खींचती हुई अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, मानो वह किसी गहरे ट्रांस में हो। उसने हाथ उठाकर कहा, तुम्हें क्या ढूंढ रही हो, या कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? रिया चौंक गई। मैं गुड़िया देखना चाहती हूँ। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ और दुकान के सबसे पीछे गया। वह एक धूल भरा लकड़ी का बॉक्स लेकर आया। बॉक्स पर काले रंग से लिखा था, LA पू पू। ये गुड़िया सबके लिए नहीं है, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। ये तुम्हें चुनती है, तुम इसे नहीं। रिया ने बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद प्यारी गोल मटोल चेहरे वाली गुड़िया थी। लाल आंखें, छोटी सी मुस्कान। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। रिया पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। मैं इसे ले जाऊं? बूढ़े के होंठ बस इतना बोले, अब यह तुम्हारी हो ही चुकी है। रिया गुड़िया लेकर घर लौट आई। उस रात जब उसने एले बूबू को अपने बिस्तर पर रखा, उसे लगा जैसे गुड़िया की आंखें कमरे की हल्की रोशनी में चमक रही हों। पहली रात ही रिया को लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीमे धीमे पैर घसीटने की आवाज़ें। उसकी सांस रुक गई। माँ, उसने डरते हुए पुकारा, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह फिर बिस्तर पर लेट गई। एले बूबू की आंखें एकदम उसकी ओर घूर रही थीं। रिया घबरा गई। तुम मुझे देख रही हो क्या? कमरे में जैसे हल्की हंसी गूंजी। रिया तुरंत उठकर बैठ गई। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया वैसी ही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फैल गई थी, जैसे किसी ने उसके होंठ खींच दिए हों।
अगले दिन स्कूल में रिया पूरे वक्त बेचैन रही। शाम को घर पहुंचते ही वह गुड़िया के पास गई और धीरे से बोली, कल रात तुम हंसी थी। गुड़िया चुप, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक जरा और गहरी हो गई थी। रात 2 बजे। रिया को लगा कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसकी आंखें खुली, कोई नहीं, पर बिस्तर के किनारे बैठी एले बूबू थी, अपने आप, बिना छुए। वहां कैसे पहुंच गई? रिया रोने लगी। कौन है मेरे कमरे में? कौन? अचानक कमरे की लाइट एक बार झलकर बुझ गई। कांच जैसी ठंडी हवा रिया के गले पर लगी और अंधेरे में किसी की आवाज़ आई। मैं लौट आई हूँ, यह लबूबू की आवाज़ थी। मगर वह तो एक गुड़िया थी, पहले की मालिकों की आत्माएं या किसी अनजाने श्राप का परिणाम। रिया के कमरे में अब सिर्फ गुड़िया नहीं थी, एक वापसी हो चुकी थी, एक ऐसी ताकत की जिसे रोकना नामुमकिन था। रिया पूरी रात नहीं सोई। सुबह होते ही उसने सोचा कि शायद यह सब सपना था, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के पास देखा, लैबू उसी जगह बैठी थी जहां वह रात में खुद ब खुद पहुंच गई थी। रिया घबराकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों मेरे पीछे लग गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गुड़िया चुप, पर उसकी लाल आंखें अब भी रिया को घूर रही थीं, मानो वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हों। रिया ने उसे उठाकर अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगाया, 2 बार चेक किया, तीसरी बार भी ये देखने गई कि ताला लगा है या नहीं। लेकिन शाम होते होते जब रिया ने अलमारी खोली तो वह खाली थी। ले बूबू गायब, ताला टूटा भी नहीं था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपते हुए उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया उसकी पढ़ाई वाली मेज पर बैठी थी और सामने रखी किताब पर कुछ लिखा हुआ था। रिया डरते डरते पास गई। किताब पर काले क्रेयॉन से लिखा था, मैंने कहा था मैं लौट आई हूं। उसके हाथ सुन्न पड़ गए, आंखों में डर, सांसें तेज। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। पंखा अनियमित गति से चलने लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। कमरे के कोने में रखी फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई और तभी बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज़ आई। रिया डरते हुए नीचे झांकी, कुछ नहीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, हर कदम भारी। दिल धड़क रहा था, मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसके पीछे किसी की छोटी सी हंसी सुनाई दी। ही। रिया ने पलट कर देखा। एला बूबू दीवार पर चढ़ी हुई थी, सिर उलटा, हाथ पैर किसी जानवर की तरह फैले हुए। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी, माँ! उसकी माँ दौड़कर आई, पर जैसे ही माँ कमरे में दाखिल हुई, सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। गुड़िया फर्श पर सामान्य ढंग से पड़ी थी। रिया, तुम ठीक हो? चीखी क्यों? रिया के होंठ कांप रहे थे, वह बोल नहीं पा रही थी, मगर माँ को कुछ समझ नहीं आया। उस रात रिया ने फैसला किया, गुड़िया को घर से बाहर फेंक देगी। वह एला बूबू को उठाकर बाहर ले गई, गली में कूड़ेदान खोला और तेजी से गुड़िया अंदर फेंक दी। अब खत्म, बस। रिया लौटकर कमरे में आई। उसने गहरी सांस ली, बिस्तर पर बैठी, पानी पिया, थोड़ी देर बाद सो गई। लेकिन रात के 3:11 पर कमरे की खिड़की के ठीक बाहर किसी के खड़े होने की परछाई दिखी। रिया की आंख अचानक खुल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह खिड़की के करीब गई, धीरे धीरे पर्दा हटाया। वही गुड़िया एले बूबू खिड़की पर बैठी हुई थी, मानो किसी ने उसे वहां सलीके से रख दिया हो। लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कान नहीं थी। वह अब सीधे सीधे दांत निकालकर इंसानों जैसी मुस्कान दे रही थी। रिया की सांस रुक गई। तुम यहाँ कैसे आई? गुड़िया की आंखें 2 बार झपकी और धीमी भयानक आवाज आई, मुझे फेंकोगी? मैंने भी तुम्हें चुना है रिया। उस वक्त रिया डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। कदमों की आवाज, धीरे धीरे कमरे में किसी के चलने की। गुड़िया खुद कमरे में घूम रही थी, कभी खिड़की पर, कभी मेज पर, कभी बिस्तर पर, और रिया लगातार रो रही थी, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं चाहती। लेकिन जवाब में वह डरावनी हंसी। अब देर हो चुकी है। कमरा अंधेरा होने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाज़ा धड़ाम से लॉक हो गया। रिया चीखते हुए बोली, कोई है, दरवाज़ा खोलो, माँ
आवाज़ गूंजती रही पर कोई नहीं आया। और तभी गुड़िया रिया के बिल्कुल सामने कूद कर आई, इतनी नज़दीक कि उसका चेहरा रिया की नाक से टकराने वाला था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसकी त्वचा पर दरारें उभरने लगी थीं, जैसे किसी अंदरूनी आत्मा को बाहर आना हो। गुड़िया का सिर धीरे धीरे घूमकर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ गया। उसके अंदर से किसी औरत की आवाज़ निकली, मैं वो हूँ जिसे पहली मालिक ने धोखा दिया था। लेकिन वह औरत कौन? एला बुबू क्यों लौट आई? रिया को क्यों चुना? सारे जवाब कहानी के अगले हिस्से में खुलेंगे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह वही चीज़ होती है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आरोही ने जिस गुड़िया को मासूम समझकर अपनाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। इस कहानी से ये बातें सीखने को मिलती हैं। 1. हर चीज़ उतनी मासूम नहीं होती जितनी दिखती है। कभी कभी सबसे प्यारी चीज़ें भी सबसे ख़तरनाक राज छिपाए होती हैं। 2. अटैचमेंट अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान सच को देखने की क्षमता खो देता है। आरोही का ब्लाइंड प्यार ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 3. डिजिटल दुनिया में आने वाले छोटे छोटे साइंस को हल्का मत समझो। सीसीटीवी ग्लिचेस, फ़ोन फ्रीज होना, नाइट नोटिफिकेशंस, कई बार टेक्नोलॉजी भी खतरे की तरफ संकेत देती है। 4. जो चीज़ बार बार आपको डराए उसे अनदेखा मत करें। आरोही ने इन संकेतों को इग्नोर किया और वही उसके लिए जानलेवा बन गया। 5. हर डर की जड़ एक कहानी होती है और हर कहानी में चेतावनी। लाबूबू सिर्फ एक गुदिया नहीं थी, वह उस गुस्से और अकेलेपन की परछाई थी जो किसी को बर्बाद भी कर सकती है।